शांत हो जाओ सब लोग। मैं डॉक्टर मनोज सिंह यादव आज आपको मध्यकालीन इतिहास के विषय में पढ़ाऊँगा। तो आपके सिलेबस में मैंने देखा है कि अरब एवं तुर्क आक्रमण, आप लोग कम से कम बेसिक रूप से इतना पढ़ रखे होंगे कि भारत पर मध्यकाल में जब शुरुआत होती है मध्यकाल की, तो उसके पहले अरब और तुर्कों के आक्रमण आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब सबसे पहले आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। भारत में इस्लाम का आगमन एज ए इन्वेडर नहीं हुआ है। इन्वेजन से पहले, आक्रमण से पहले अरब व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए काफ़ी पहले से मौजूद थे और दक्षिणी भारत में मलाबार तट पर और समुद्री रास्तों के माध्यम से वो अपना व्यापार वाणिज्य का काम करते थे। और ये वो दौर था जिस समय धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेदीकरण नहीं था। भारतीय राजाओं ने भी उसको स्वीकार किया। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आकर के बस गए थे, उन्होंने पूरी पूरी बस्तियाँ बसा रखी थी, मस्जिद बना रखी थी, लेकिन उनसे किसी को दिक्कत नहीं थी और न ही उनको किसी से दिक्कत थी। वो अपना व्यापार वाणिज्य का काम करते थे और अपना जो है आराम से रहते थे। भारत हमेशा से ही धर्म सहिष्णुता का एक प्रतीक के रूप में जाना जाता था और यहाँ सभी लोगों का साथ एक समान व्यवहार की नीति का पालन किया जाता रहा था। बाद में धीरे धीरे आप आगे चल करके देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मध्य एशिया की राजनीति में जो परिवर्तन हुए उनका असर भारत पे भी दिखाई पड़ा और भारत को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आप देखेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की बात करें अगर, तो उसका जन्म 2 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उसकी 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में हुई थी। बेसिकली यामिनी वंश से ताल्लुक रखता था, जो कि ईरान की ही एक शाखा थी और अरब आक्रमण के समय वो तुर्की में जाकर के बस गए थे। बेसिकली गजनवी ईरानी मूल के थे, तुर्की में अरब आक्रमण के समय बस गए थे और आगे चल करके वो तुर्क कहलाए। तो ये गजनवी भी तुर्क ही कहलाए, लेकिन मूलतः यह ईरानी यामिनी शाखा से ताल्लुक छीन लिया था। यही से गजनवी वंश की शुरुआत आपको दिखाई पड़ेगी। उत्तर पश्चिम में इसके बाद में क्या होता है, हिंदू शाही राज्य था, राजा था, कौन था? जयपाल। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जब हिंदू शाही राज्य जाकर के सीमा एक दूसरे की मिल जाती है तो एक दूसरे से संघर्ष होना शुरू हो जाता है और अलतगीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है, जो कि बहुत अल्प समय के लिए 3 वर्ष के लिए रहता है। और अलतगीन के बाद में सत्ता जब प्राप्त कर लेता है उसका सेनापति बलतगीन। तो ये एक दौर ऐसे चलता रहा, बलतगीन के बाद में फिर आप देखेंगे कि पीराई के बाद में फिर क्या होता है, जब ये दोनों सीमाएं हिंदू शाही और गजनवी की एक दूसरे से संपर्क में आ गई तो तनाव था और हिंदू शाही शासक इस चीज को लेकर के पहले से जागरूक था और उसने जब आक्रमण किया, इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए उसने पहले से ही जब आक्रमण किया तो पराजित हुआ। और उसको विफल किसने किया? उसके आक्रमण को विफल किया सुबुक्तगीन ने। और इस समय शासक था गजनी का पीराई। तो आप देखेंगे कि इस आक्रमण को विफल करने
सुबुक्तगीन के प्रभाव में वृद्धि हुई, उसका वर्चस्व स्थापित हुआ और वो गजनी की सत्ता को हस्तगत कर लेता है। गजनी की सत्ता को प्राप्त करने के बाद में सुबुक्तगीन का और जो हिंदू शाही राज्य का हो जाता है और आप देखेंगे कि जा करके आगे जो हिंदू शाही राजा था बार बार अपमानित और पराजित होने के बाद में आत्महत्या कर लेता है। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। हालांकि सुबुक्तगीन की इच्छा थी कि उसका छोटा बेटा शासक बने, लेकिन सुबुक्तगीन के मरने के बाद में महमूद गजनवी ने छोटे बेटे से सत्ता को प्राप्त कर लिया और वो लगातार उस पर स्थापित रहा अपने जीवन पर्यंत। महमूद गजनवी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। केवल धर्म से लेना देना उसका नहीं था। बहुत लोगों का कहना है कि वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है आक्रमण करने भारत आया था। ऐसा नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? आक्रमण के कारण क्या थे? कोई एक कारण तो था नहीं। शुरुआती तौर पे कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि महमूद गजनवी एक पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति था। उसको धर्म से लेना देना नहीं था। पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति था। और आप देखेंगे कि जो है इस्लाम की प्रतिष्ठा को अपने कामों से उसने स्थापित नहीं किया, बल्कि अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो उसके काम इस तरह के थे कि उसने इस्लाम की प्रतिष्ठा को बदनाम किया। और इतना ही नहीं है, जब उसने आक्रमण किए जहां उसके लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है, चाहे वो ट्रांसआक्सियाना हो, चाहे वह आपका ईरान हो, ईरानी मुसलमानों को भी लूटने में उसने कोई संकोच नहीं किया जो कि उसके अपने मूल के थे। उसने बगदाद को भी उसी तरह से लूटा जैसे उसने सोमनाथ को लूटा था। तो अगर धर्म की बात होती तो जाहिर सी बात है कि बगदाद और ट्रांसआक्सियाना में नहीं इस तरह के काम करता, लेकिन उसका लक्ष्य दूसरा था। उसका बेसिकली जो लक्ष्य था वो था ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा राज्य विस्तार की आकांक्षा। एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, राज्य विस्तार करना चाहता था, धन को प्राप्त करना चाहता था और इन सब के माध्यम से इस्लामिक जगत में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहता था। और ये वो दौर था, आप देखेंगे कि धन की लालसा आप देख ही रहे, सोमनाथ में आक्रमण करके पूरा किया। इस दौर में आपको दिखेगा कि जो धन के केंद्र थे वो या तो राजघराने थे और या तो फिर जो है आपके मंदिर होते थे। आप देखेंगे जितने आक्रमण हुए हैं वह मंदिरों के ऊपर आपको प्रायः दिखाई पड़ रहे हैं। यहीं पे चूक हो जाती है लोगों से समझने में कि इसका उद्देश्य धार्मिक था। ये उद्देश्य धार्मिक से अधिक आर्थिक था, क्योंकि मंदिर उस समय वैभव के केंद्र थे। अतुल धन संपत्ति मंदिरों के पास पाई जाती है। इस्लाम से लेना देना बहुत नहीं था। अगर इस्लाम से लेना देना होता तो ईरान में, बगदाद में लूट नहीं करता। नेक्स्ट आक्रमण हुआ है आपका, वो है मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी की बात करें तो घोर प्रदेश का रहने वाला था। और घोर प्रदेश कहाँ पे था? गजनी और हेरात के बीच में पड़ता था। आमतौर पर लोग मोहम्मद घोरी को अफगान कुछ लोग समझते हैं, लेकिन बेसिकली वो अफगान में होकर के तुर्कों की संसबानी वंश का से संबंधित था। किसका था? संसबानी।
क्योंकि किस वंश से था? संसवानी वंश से था। और मजेदार बात ये थी कि गजनी के समय में, महमूद गजनवी के समय में आप देखेंगे कि गोर प्रदेश को लूटा गया था गजनवी द्वारा, और वहाँ पर बलात् धर्म परिवर्तन कराया गया था, जबरदस्ती इस्लाम को स्वीकार करवाया गया था। मोहम्मद गोरी के जो पूर्वज थे उनकी भी वही स्थिति थी, जबरिया धर्मांतरण किए थे, यानी दबाव में धर्मांतरण किए थे। समझ रहे हैं बात को? आक्रमण के कारण क्या थे? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण बहुत स्पष्ट थे। पहली चीज क्या थी कि उसकी अतिशय महत्वाकांक्षा थी, बड़े साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य था। गजनवी और गोर में शत्रुता थी। मैंने बताया जबरन धर्मांतरण का प्रकरण है, लूट का प्रकरण है। इन दोनों में आपसी वैमनस्य बहुत पहले से चला आ रहा था, विरासत में मिला। और आप देखेंगे कि गजनी विजय के बाद पंजाब पर मोहम्मद गोरी जब गजनी को विजित करता है तो पंजाब पर स्वाभाविक रूप से वो अपना अधिकार समझता था, क्योंकि पंजाब गजनवी शासक के अधीन में था। वहाँ उसका सूबेदार काम करता था, और पंजाब के विलय से मोहम्मद गोरी को दो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहे थे कि यदि पंजाब में मोहम्मद गोरी अपनी सत्ता स्थापित करता है तो उसको दो लाभ होंगे। पहला क्या होगा कि पूर्व की दिशा से उसका जो शत्रु है वो समाप्त हो जाएंगे, और पंजाब तक उसकी सीमा, नेचुरल जो है सीमा जो होती है, प्राकृतिक सीमा, वहाँ तक उसकी पहुँच जाएगी। और दूसरा जो था वो ये लक्ष्य था कि बाह्य आक्रमण से उसका साम्राज्य सुरक्षित हो जाएगा, कम से कम पूरब की दिशा से तो ये स्थिति रहेगी कि उसको विदेशी आक्रमण का भय नहीं रहेगा। किसी भी राज्य के लिए बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती थी, आज भी है, ये मध्यकाल में और भी अधिक होती थी। आप देखेंगे कि राज्य विस्तार एक दूसरी महत्वपूर्ण कारण था, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को अगर देखेंगे तो पश्चिम में साम्राज्य था ख्वारिज़्म शाह का। ख्वारिज़्म शाह एक सशक्त मध्यकालीन शासक था, और मोहम्मद गोरी की जो संभावनाएं थी वो पश्चिम में शून्य थी। पश्चिम में साम्राज्य विस्तार का गोर प्रदेश के लिए कोई स्थान नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि उसके सामने जो अवसर था वो पूरब की तरफ विकास का था। वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति पूर्व दिशा की ओर जा करके कर सकता था, क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ थी वो उसके अनुकूल थी। भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थितियाँ थी वह गोरी के आक्रमण के लिए अनुकूल थी, और आगे चल करके आप देखेंगे कि उसने साम्राज्य को स्थापित करने का काम बड़ी आसानी से किया, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। दूसरा जो कारण था धन प्राप्ति की लालसा, और साम्राज्य विस्तार और धर्म का विस्तार एक अन्य कारण भी था। आक्रमण के समय अगर उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम के लोग पहली बार भारत में दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि भारत में अरब व्यापारी पहले से ही निवास कर रहे थे, व्यापार वाणिज्य में अपने संलिप्त थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध प्रांत में शिया बाहुल्य मतावलंबी लोग थे जो कि इस्लाम के अनुयायी थे। इसी प्रकार से मुल्तान में थे, करमाथी संप्रदाय के लोग निवास करते थे, और पंजाब में गजनवी शाखा के लोग थे और गजनवी वंश का साम्राज्य था। गुजरात काठियावाड़ की बात करेंगे तो चालुक्य वंश का शासन था, मूल राजपूती वहाँ का शासक था, और उसकी जो राजधानी थी अनिलवाड़ या पाटन के नाम से जानी जाती थी।
गुजरात के बाद में दिल्ली, अजमेर आपको दिखाई पड़ेगा। तो दिल्ली एवं अजमेर में चौहान वंश का साम्राज्य था। पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। अब जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी पूछ लेंगे कि मोहम्मद गोरी ने किसको तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया या बंदी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। 4 ऑप्शन दे दिया आपको। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पृथ्वीराज तो सबको पता है पृथ्वीराज थे। अब पृथ्वीराज प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, कौन थे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ठीक, कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासक था। कौन था? बोलो, तेज बोलो। हाँ, जयचल थे। जयचल थे। इतनी बेसिक जानकारी तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को होना चाहिए और होगी भी। तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे इसी समय कौन था? चंदेल वंश का साम्राज्य था। कलचुर में चेदी वंश का था और बंगाल में पाल एवं सेन वंश का शासन था। समाज की बात अगर करें तो ये दौर जो था बहुत टिपिकल दौर था। इस समय में आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था बहुत जो है चरम पर थी। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कठोरतम रूप में थी। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे और सबके काम निर्धारित थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मुद्दे की वो ये है कि सबके काम पहले से निर्धारित थे कि युद्ध करना सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों का काम है, तो क्षत्रियों का ही काम रहेगा। और आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि इस्लाम इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में भारत के प्रवेश कर चुका था। यानी कि तुर्कों के आक्रमण से पहले ही भारत में इस्लाम का आगमन व्यापार वाणिज्य के माध्यम से होता है। बेटा बात नहीं। हेलो मिस्टर, समाज का निचला तबका जो था वो सत्ता के परिवर्तन से बिल्कुल बेपरवाह था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, शासक चाहे जो भी हो। इसीलिए आप देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए कि अगर निचला तबका या आम जनता तैयार नहीं होती तो क्या ये इतना आसान था कि तुर्कों की सत्ता को स्वीकार कर लेना? मोहम्मद गोरी यहाँ शासन कर सकता था? तुर्क सत्ता स्थापित करके लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक शासन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? लेकिन उन्होंने किया। और क्यों किया? उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के आम लोगों का उनको सहयोग मिला। आम लोगों ने विरोध नहीं किया। आप आगे चल करके देखेंगे, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी सत्ता हस्तगत करता है, देवगिरी से जो धन प्राप्त करता है उस धन को जनता के बीच बांटता हुआ कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या करता है इलाहाबाद के पास, और वहाँ से दिल्ली तक जाता है तो पूरा मुक्त हाथों से जो है वो अपना धन जनता के बीच में बांट रहा था। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि जनता हमारी मुरीद रहे, जनता हमारा समर्थन करे, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के सत्ता नहीं चलाई जा सकती है, चाहे मध्यकाल हो और चाहे आज का समय। अब बात करिए आक्रमण की। गोरी के जो प्रमुख आक्रमण थे उनकी चर्चा करें। वैसे तो छोटे बड़े मिला करके गोरी ने कितने बार आक्रमण किया? 12 बार आक्रमण किया। और गजनवी ने कितने बार किया? लेकिन जो मुख्य उसके आप दिखेंगे वो आपको 17 बार गजनवी के मेजर अटैक, उसके छोटे मोटे छोड़ दीजिए, उनकी कोई गिनती नहीं होती। 17 बार जो है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको 17 बार लिखना। ठीक, 1155 मैं संक्षिप्त थोड़ा सा उस पर चर्चा कर देता हूँ, बाकी फिर उसके बाद में डिटेल बताऊँ। 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया, विफल रहा, कोई विशेष उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा।
1178 में मोहम्मद गोरी गोमन दर्रा से होते हुए गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है और आबू पर्वत के पास दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और भारत में गोरी की एक पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी पूरी तरह से पराजित हुए। कभी पूछा जाता है कई बार, भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय किस युद्ध में? 1178 में मैं बता रहा हूँ, जो मूल राज या भारत को पहली बार किस भारतीय शासक ने पराजित किया? गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। आबू पर्वत के पास हुए युद्ध में उसने पराजित किया और सन था 1178। हम दे देंगे, प्रिंट दे देंगे। 1179 में नेक्स्ट अटैक करता है और कहाँ करता है? गजनवी शासक मलिक खुसरो से पेशावर को जीतता है। 1186 में फिर गजनी शासक को उसने क्या किया? छल से बुलाता है, डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहा है, छल से बुला करके उसको कैद कर लेता है और गजनवी वंश का अंत कर देता है। और इसके बाद मैंने पहले ही बताया था, पंजाब पर अधिकार कर लेता है। गोरी का एक चरण पूरा हो जाता है पंजाब पर अधिकार कर लेने के साथ। अब जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे आमना सामना भारत के राजाओं से होना था, खास करके दिल्ली और अजमेर और ये जो इधर के मध्य क्षेत्र के राजा थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, गोरी पराजित होता है और ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। बड़ा युद्ध माना जाता है, इसमें कि पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं और कैद कर लिए जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 साल बाद पुनः गोरी भारत आता है और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करता है। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। इसके बाद आप देखेंगे कि गोरी भारत से चला गया। आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी यहाँ पे अपने कुछ सिपह सालारों को छोड़ जाता है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। इसमें से आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, 2 सिपह सालार उसके ऐसे थे कि जिन्होंने उसके साम्राज्य विस्तार को नई दिशा दिया। और आप देखेंगे कि ऐबक ने अजमेर, अनिलवार, बुंदेलखंड, कालिंजर, महोबा, खजुराहो, बदायूं, बनारस, चंदावर और कन्नौज आदि क्षेत्रों में तुर्क सत्ता का प्रसार करने का काम किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि बंगाल और बिहार में तुर्क सत्ता का विस्तार किया। और आपने देखा होगा नालंदा और विक्रमशिला बौद्ध विहारों को लूटने और जला करके नष्ट करने का काम भी उसने किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब सत्ता जो है तुर्क सत्ता आपको बंगाल और बिहार तक दिखाई पड़ रही है। ये केवल सीमावर्ती क्षेत्रों या दिल्ली के आसपास तक ही सीमित नहीं रही। ये गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ये वहाँ तक बंगाल और बिहार तक इसका प्रचार प्रसार हो गया। तो साम्राज्य तो काफ़ी बड़ा हो गया। अब गोरी का जो अंतिम समय था, अंतिम समय में गोरी को संघर्ष करना पड़ा और वही समस्या जो उसकी पश्चिम की समस्या थी पारिजुमशाह वाली, वही समस्या उसके लिए अंतिम समय में बड़ी समस्या बनकर के उभर के सामने आ रही है। और आप देखेंगे कि 1205 ईस्वी में एक अभूतपूर्व घटना होती है कि पारिजुमशाह के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय होती है, पूरी तरह से पराजित होता है। और इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी की जो प्रतिष्ठा थी वो धूल दूसरी हो गई। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक गोरी उपलब्धियां अर्जित करता आया था। पहली बार उसकी साख को धक्का लगा था और इसी समय ये अफवाह हो रही कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई।
और जब सत्ता की कमजोरी की खबर उठती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो विरोधी होते हैं वो अपना सर उठाना शुरू कर देते हैं। और इसी समय आप देखेंगे कि पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। खोखर एक ट्राइब्स थी, जनजाति थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और पंजाब में जो गोरी का सूबेदार था उसको पराजित कर दिया। आप समझिए कि इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक और उसके प्रतिनिधि को एक जनजातियों ने हरा करके किनारे कर दिया। 1205 में गोरी फिर से आता है खोखरों को दंडित करने के लिए और खोखरों को पराजित करता है और बड़े पैमाने पर उनको दंड देते हुए कत्लेआम करवाता है। खोखर दंडित तो कर दिए गए, सत्ता पुनः स्थापित कर दी गई, लेकिन वापस जाते समय आप देखेंगे कि लाहौर और गजनी के मध्य दमयक नामक स्थान, कौन सा स्थान था? दमयक। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को गोरी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में खोखर और इस्माइल कबीले के लोग शामिल थे। दोनों कबीलों के लोगों का संयुक्त प्रयास था जिसमें यह हत्या की गई। मोहम्मद गोरी के बाद अगर बात करेंगे तो उत्तराधिकारी की, गोरी का उत्तराधिकारी कौन बना? बताओ, थे बोलो थोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, नहीं पता है, मैं बताता हूँ। दो तरह के उत्तराधिकारी बने। एक विधिक उत्तराधिकारी जो कि उसका भतीजा महमूद था, वो उसका विधिक उत्तराधिकारी हुआ, लीगल सक्सेसर। और 3 वास्तविक उत्तराधिकारी और थे, एक नहीं था, 3 थे। और ये तीनों के नाम और क्षेत्र अलग अलग थे। जैसे कि किरमान का जो क्षेत्र था वहाँ ताजुद्दीन यल्दौस था। उच्च का क्षेत्र था वहाँ नासिरुद्दीन कुबाचा था। और तीसरा क्षेत्र था लाहौर एवं दिल्ली का क्षेत्र जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक उसके प्रतिनिधि के तौर पर था। बेसिकली इस समय गोरी के जो क्षेत्र थे, गोरी का जो प्रदेश था, देश था, साम्राज्य था, उसके 3 केंद्र बन करके सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आगे के समय में इन्हीं तीनों केंद्रों पे आपसी संघर्ष है। और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बड़ी ही चतुराई और सावधानी से इन तीनों से पृथक करते हुए अपने को एक अलग दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य की स्थापना किया। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा आपके मोहम्मद गोरी की स्थिति। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि राजपूतों की पराजय क्यों होगी? इतना आसानी से राजपूत जो अपने आन बान शान लड़ाई करने के लिए जाने जाते थे, यकायक हार कैसे गए? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। राजपूतों की पराजय के कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था कि राजनीतिक एकता का अभाव था। छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। और वास्तव में आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल के बाद हर्ष ने एक बार जो है प्रयास किया था उत्तर भारत को एकजुट करने का, लेकिन हर्ष के बाद ऐसा कोई प्रयास दिखाई नहीं पड़ता है। उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे सामंत, टुकड़ों में बटा हुआ, एक तरह से कहिए कि सैकड़ों इकाइयाँ थीं। हर आदमी अपने आप को शासक समझता था, शासक की तरह व्यवहार करता था और अपनी सेना रखता था, अपने न्यायालय रखता था, अपनी व्यवस्थाएं थी और अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता था। सबसे बड़ी बात ये थी एक दूसरे को नीचा दिखाने का और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने की भावना उनमें बहुत ज़्यादा थी। आप देखेंगे कि वास्तव में जिस समय ये आक्रमण हुए उस समय संयुक्त रूप से मजबूती के साथ में अगर प्रतिरोध किया गया होता तो ऐसा नहीं था कि तो भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अलग अलग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में बटे हुए थे। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि
जयचंद और पृथ्वीराज का आप लोग जान रहे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद जो है वो घोरी की सहायता कर रहा था। और ठीक 2 साल के बाद 1194 में वही हाल उनका भी हुआ, जयचंद के साथ भी वही हुआ। तो ये समझ नहीं पाए, बाहरी खतरे को भांपने में असफल रहे और अपनी एकता को बना नहीं पाए। दूसरा कारण जो था वो सामाजिक दुर्बलता बहुत बड़ा कारण था। छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, इतने विभेद थे समाज में। आप लोग तो ऐसे समाज में हैं जहाँ पर सब एक समान है, सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार का विभेदीकरण आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन पहले का बटा हुआ था। युद्ध करने का काम सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वंश का होता था, बाकी लोग बैठ के इंतजार करेंगे मरने का, मार खाने का, अपहृत होने का, शोषण के सारे पर्याय का इंतजार करेंगे, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका काम नहीं था। तीसरी चीज कि धार्मिक रूप से भी इस्लाम के लोग थे वे अधिक एग्रेसिव होकर के सामने आए, जबकि भारत में सनातन धर्म की स्थिति ये थी कि कर्म कांड का प्रचलन बहुत तीव्र हो गया था और इस कर्म कांड के प्रचलन के कारण लोगों की धर्म में आस्था कम हो गई। धर्म बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन धर्म का एक विकृत रूप भी होता है कि आप देखिए कि गांव में पता चला आदमी है, गरीब आदमी है, मर गया है, लेकिन उसको पूरी व्यवस्था करना है, चाहे उसका अपना खेत जमीन घर मकान सब बिक जाए, उसको तेरे ही सुधक से ले करके पूरी व्यवस्था करना है, 500 आदमी खाना खिलाना है, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इन कर्म कांडों की बहुलता से समाज जो था वो धर्म के प्रति वो भावना नहीं बची थी जैसा कि इस्लाम के अनुयायियों में था। उनके अंदर धार्मिक जोश था। एक अन्य कारण था कि वैश्विक स्तर पर एकाकीपन की स्थिति भी देखी जा रही थी। भारत में आप देखेंगे भारत के लोग अपने आप में निश्चिंत थे, दुनिया के परिवर्तनों के प्रति नावाकिफ थे। दुनिया में किस तरह के युद्ध पद्धतियों का विकास हो रहा है, वार टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से नई नई पद्धतियां सामने आ रही, उनसे वाकिफ नहीं थे वो। आप देखेंगे कि युद्ध में भारतीय सेना परंपरागत तरीके से सिर्फ अपनी सेना को 3 भागों में बांट के रखते थे। भारतीय सेना की स्थिति जो होती थी वो आप देखेंगे कि 3 भागों में बांटते थे, बायां भाग, दाहिना भाग और बीच में मध्य भाग। जबकि तुर्कों की स्थिति क्या होती थी, तुर्क सेना 5 भागों में रखते थे। तुर्क अपनी सेना को 5 भागों में बांटते थे। पहला दस्ता होता था हरावल, इसका अलग काम होता था। हरावल दस्ते का काम क्या होता था कि वो जा करके बहुत ही तीव्र गति से वो जाते थे, दुश्मन की सेना के, दुश्मन के शिविर के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का आकलन करते थे, उनकी रसद सामग्री को या तो लूटते थे या तो उनकी जो आपूर्ति होती थी, खाना, रसद, चारा, इन चीज़ों को बाधित करते थे। छुटपुट हमला करके फिर से वापस अपनी सेना के साथ आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो विपक्षी की मुख्य सेना है उसकी न केवल आपूर्ति बाधित होती थी बल्कि वह उनका ध्यान भंग करने में सफल होते थे। जबकि राजपूतों की सेना क्या थी, सीधे 3 भागों में है, सीधे 1 टाइम युद्ध होगा। और दूसरा जो चीज़ थी, ये तो 3 भाग तुर्कों में भी थे, तीसरा आरक्षित सेना रखने की व्यवस्था। ये जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आरक्षित सेना किस लिए रखी जाती थी कि सेना का बायां भाग, दाहिना भाग या मध्य भाग
जो भी भाग कमजोर पड़ रहा हो, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता के लिए होता था। अगर बायां भाग कमजोर पड़ रहा है तो बाएं भाग में तुरंत जाकर के आरक्षित सेना जो होती थी उसकी सहायता करती थी। और ऐसे में होता क्या था कि जो विरोधी होता था वो पस्त हो जाता था, उसको अंदाजा नहीं लगता था कि कितनी सेना है अभी पीछे। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। उत्तर पश्चिम सीमा के प्रति राजपूतों में शुरुआत से उदासीनता दिखाया। एक कारण ये भी था क्योंकि जब से मध्य एशिया में परिवर्तन होना शुरू हुआ, राजपूतों ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और आर्थिक कारण भी था। आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न था, लेकिन सबसे मजबूत कारक होता है, मध्यकाल में आपको दिखेगा कि आर्थिक संपन्नता भारत के लिए मजबूत कारक न होकर के एक प्रतिकूल कारक था। उसने एक तरफ आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया और समस्या खड़ी की, क्योंकि उस धन का उपयोग जो है भारत युद्ध के विकास के लिए, युद्ध की टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए, सेना का विस्तार करने के उपयोग में नहीं किया गया। मंदिर, मैंने बताया, राजमहल और मंदिर जो थे वो धन वैभव के केंद्र थे और अधिकांशतः आक्रमण आपको इन्हीं जगहों पे दिखाई देंगे। सैन्य दुर्बलता भी अगर आप बात करें, चाहे संगठन किस तरह का था, सामंती सेनाएं होती थी। छोटे छोटे सामंत अपनी सेनाएं लेकर के जाते थे, कोई केंद्रीय सेना नहीं होती थी। बाद में दिल्ली सल्तनत में आपको इस्लाम के आगमन के बाद दिखाई पड़ेगी, बलबन और राउती खिलजी के समय में सेना लगातार बढ़ती चली गई। इसके पहले आप देखेंगे केंद्रीय सेना का सिस्टम नहीं दिखाई देता। इसको बोलते थे पचमेल सेना, सामंती सेना। सामंत को कहा जाता था कि भाई तुम 500 आदमी लेके आओ, लेके आता था। और उसमें सैनिक से ज़्यादा गैर सैनिक लोग होते थे जो युद्ध कला में पारंगत नहीं होते थे, वो केवल भीड़ का हिस्सा होते थे। और आप देखेंगे कि राजपूतों की सेना में गतिशीलता नहीं थी, और जबकि तुर्क सेना का आधार गतिशीलता थी। तुर्कों की जो स्थिति थी तो आप देखेंगे लगातार उनके अच्छी नस्ल के घोड़े रहते थे और वो द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, जबकि राजपूतों की सेना को मूव करने में समय लगता था। हाथियों पर आश्रित थे, भारी भरकम सेना रहती थी, पूरे लाव लश्कर के साथ जाते थे। एक तरह से सेना कम तंबुओं का शहर लगता था। जबकि तुर्कों ने घोड़ों पर अधिक विश्वास किया, अच्छी नस्ल के घोड़े रखते थे, गतिशीलता उनकी सेना का मुख्य आधार होता था। धार्मिक प्रेरणा की भी बात अगर करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि वह इस्लाम के लोगों में अधिक थी। इस्लाम के प्रचार प्रसार की अभिलाषा, उनको मर जाने का गम नहीं था। मरेंगे तो जन्नत नसीब हो, अल्लाह के काम के लिए आए हैं, ऐसी भावना कोई राजपूत मरना तो जानते थे, बहादुरी से लड़ना जानते थे, लेकिन इस तरह के धार्मिक उन्माद में नहीं संलिप्त थे। तो ये सब कारण थे राजपूतों की पराजय के कारण कहिए या तुर्कों की विजय के कारण। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि इस आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। वास्तव में आपको इस आक्रमण के बहुत पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक सभी क्षेत्रों में आपको इसके स्पष्टतया प्रभाव दिखाई पड़ेंगे।
दिल्ली सल्तनत के रूप में पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना आपको दिखाई पड़ेगी। और यह जो इस्लामिक राज्य था, ये अब तक के पूर्व में स्थापित गजनी, गौर या मध्य एशिया के और किसी भी राज्य से सर्वथा भिन्न था, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य था जिसका शासक तो इस्लामिक जरूर था, लेकिन जनता जो बहुसंख्यक थी वो हिंदू थी, गैर इस्लामिक थी। और इसी अर्थों में आप देखेंगे, इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में ये जो इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ, इसका दृष्टिकोण जो था वो धीरे धीरे और विस्तृत होता चला गया। आप देखेंगे कि सल्तनत काल में जब तुर्क आते हैं तो तुर्क आगमन के समय जो दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत का दिखाई देता है, लगातार उसमें आपको विस्तार दिखाई देगा। क्यों भी इस बीच में कुछ कट्टर शासक हुए हैं, ठीक, और जाकर के मुगल काल में ये और भी अधिक विस्तृत अकबर के काल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी थीं, चाह कर भी ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। एक अन्य परिवर्तन आप देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में, मैंने बताया जो अभी सामंतों के छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी, उनका समापन आपको दिखाई पड़ेगा। और कहा जाए तो ये बहुराज्य तंत्र की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त यहीं से होगा। और ये परिवर्तन इतने ज़्यादा है कि भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, नया काल शुरू हुआ, जिसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि हर्ष के बाद पुनः एक बार केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। एक केंद्रीय सत्ता प्रशासनिक राजनीतिक इकाई संगठन के रूप में स्थापित होने का शुरुआत आपको दिखाई देगी। और ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें सामंतशाही के लिए कोई स्थान नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सामंतशाही नहीं थी तो फिर शासन चल कैसे रहा था? नई व्यवस्थाएं नहीं, और नई व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था थी। इक्ता ये जो इक्ता था, ये किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने लागू किया था। और इक्ता व्यवस्था जो थी, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो आज की आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की नींव कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं ISPCS के लिए। ये उसी का पैटर्न है मध्यकाल। एक निश्चित क्षेत्र में आपको प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखना रहता था, वहाँ राजस्व वसूल करना रहता था। आज का जिलाधिकारी कलेक्टर क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी उसकी होती है, विधि के शासन का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी व्यवस्था देखता है और वहाँ पे राजस्व की वसूली और ये सब कामों को देखता है। सेम यही चीज़ें इक्तादार को करनी होती थी। और आज के आप देखते हैं कि सामंत जो होते थे, सामंत भी यही काम करते थे, लेकिन उसमें क्या दोष आ गया था कि वो वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चला आता था। सामंत का बेटा सामंत ही होगा, चाहे वो योग्य हो अथवा अयोग्य हो, उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है इसका कोई प्रश्न नहीं होता था। लेकिन इक्ता व्यवस्था में योग्यता महत्वपूर्ण प्रश्न होता था, आनुवांशिक नहीं थी। सबसे बड़ा अंतर जो था वो ये था कि ये आनुवांशिक नहीं है। आनुवांशिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
उस व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता था। क्या होता है? एकता का स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया है, और उसको एग्जैक्ट एक समय में न करके धीरे धीरे क्षेत्र क्षेत्र में लागू किया है। कोई एग्जैक्ट ये नहीं है कि हाँ 4 मार्च 1206 को लागू किया, 1210 को लागू किया, ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ बता रहे हैं। एकता जब जो है इल्तुतमिश शासक बनता है, ये 1211-12 के आसपास में ये लागू की गई। एक शुरुआती चरण में ही आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको एकता की शुरुआत वो करता है। धीरे धीरे इसमें उसने परिमार्जन करता गया जैसे जैसे उसको समस्याएं दिखी, और इल्तुतमिश के समय में एकता अपने विशुद्ध रूप में लागू हो गया था। इक्तादारों का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया की गई थी। आज के प्रशासनिक अधिकारी स्थानांतरित किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सामंत शाही सिस्टम में ये दोष था कि सामंत एक ही स्थान पर रहता था, पीढ़ी दर पीढ़ी रहता था, वह उस क्षेत्र का मठाधीश हो जाता था, और वो केंद्रीय सत्ता को स्वीकार करने में नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी करता था, विरोध करता था। और जब समय समय पर सत्ता बदलती रहेगी, आपकी जगह बदलती रहेगी, आज आप यहाँ पे हैं, कल आपको बंगाल भेज दिया जाएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद आपको दिल्ली भेज दिया जाए, तो आप वहाँ पे स्थानीय स्तर पर संगठित इतना अपना सिस्टम नहीं बना पाएंगे कि केंद्र को चुनौती दें। तो इसने बड़ी सावधानी से एकता को रेखांकित किया था। तो वास्तव में क्या हुआ कि ये वो दौर था कि आप देखेंगे कि अफसरशाही की रेखांकित करने की शुरुआत आपको दिखाई पड़ेगी, और इक्तादारी व्यवस्था ने राजपूती सामंत व्यवस्था को नष्ट करने में सहयोग दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ आगे चल करके? शासन तथा अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण संभव हो पाया, क्योंकि इक्तेदारों के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था को भी केंद्रीकृत करना था और शासन को। और एक इतिहासकार थे जदुनाथ सरकार, उनका कहना था कि ये वो दौर था कि जिस समय भारत का एकाकीपन समाप्त हो गया। वो किन अर्थों में कह रहे हैं? वो बाह्य व्यापार के संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं कि भारत का संपर्क अब दूसरे देशों से अधिक तेजी से बढ़ने लगा। व्यापार, वाणिज्य, सरप्लस उत्पादन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो प्रोफेसर हबीब का मानना है कि तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने नगरीय क्रांति को जन्म दिया। द्वितीय नगरीकरण की बात की जाती है। नगरीय क्रांति कैसे जन्म हुआ? जब सामंत शाही का सिस्टम टूटा, तो ये जो सामंत थे ये गांव से निकल करके शहरों की तरफ आए, और बहुत सारे सामंतों के यहाँ बहुत सारे लोग, कलाकार, हस्तकार, बुनकर, इस तरह के लोग जो थे, कवि, लेखक, उनके यहाँ आश्रय पाए हुए जो लोग रहते थे। जाहिर सी बात है कि जब सामंतशाही सिस्टम खत्म हुआ तो उनको अब दूसरा आश्रय स्थल खोजना पड़ेगा। वो वहाँ से निकल करके शहरों में आए, तो शहरों में उन्होंने बसना शुरू किया। दूसरी तरफ इस्लामिक राज्य स्थापित होने के बाद विदेशों से बहुत सारे कारीगर, बुनकर, कलाकार, साहित्यकारों को भी बड़े बड़े शहरों में आने का अवसर प्राप्त हुआ, बुलाया गया। तीसरी चीज़ ये थी कि दास व्यवस्था मध्यकाल में आपको बहुत ही एक बड़े पैमाने पर दिखाई देने वाली गतिविधि दिखाई पड़ेगी कि बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में दास रखते थे। और दास को न केवल आप दास को जिस अर्थ में समझ रहे होंगे उस अर्थ में दास को नहीं रखते थे। दास को बहुत सारे लोग अपने पुत्र और अपने परिवार की तरह लोग रखते थे। हर चीज की कीमत होती थी। और आप देखेंगे
इसीलिए कुछ लोग जो आरंभिक तुर्क कहे जाते हैं, इनको गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश कहते नहीं कहते हैं? गुलाम वंश कहने का आधार यही है कि इनमें से बहुत सारे शासक ऐसे हैं जो कि दास थे, जैसे ऐबक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका दास था? ऐबक का दास था। गोरी का दास ऐबक था। और आगे आपको लगातार इस तरह के उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इल्तुतमिश को दास होने के बाद भी इक़्तिदार बनाई का इक़्तिदार बनाया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था और उसको इतने अधिकार दिए जाते थे, पढ़ा लिखा के योग्य बनाया जाता था जो उस समय की स्थितियाँ थी उनके में, कि बहुत उसको विकास करने का अवसर उसकी सामर्थ्य अनुसार दिया जाता था। इन सब का परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे दास जो थे वो बहुत सारे क्रिएटिव कामों में लगे, उत्पादन के कामों में लगे। और उत्पादन के कामों में जब लगे तो इससे क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विस्तार आपको इस समय में बड़े पैमाने पर दिखेगा। इल्तुतमिश के समय में आप देखेंगे कि आगे चल करके जब मुद्रा का विनिमय शुरू हुआ तो व्यापार में और तेजी आई। टंका और जीतल सिक्के जारी किए थे उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इनका सबका प्रभाव क्या हो रहा कि दूर दूर से आकर के लोग नगरों में बसना शुरू कर दिए। भारत का नगरीकरण काफ़ी तेजी से होना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ एक और दिखाई देगी कि अब तक क्या था, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था थी वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के होती थी। जैसे कि किसी के यहाँ चावल हो रहा है, किसी के यहाँ गेहूँ हो रहा है, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। नाई को बाल कटाने का कोई पैसा नहीं देता था। लोहार का, बढ़ई का, काम करने वालों का कोई निश्चित कीमत नहीं होती थी। और ये बहुत देर तक चलता रहा है भारत में। उसको एक जो है जिसके पास जो रहता था वो उसको दे देता था और वो खुशी खुशी उसको ले लेता था, उसका काम करता था। तो एक दूसरे का जो है ये विनिमय के माध्यम से काम होता था। मुद्रा के रूप में मूल्य के आधार पर विनिमय नहीं होता था जैसे आज होता है। आज क्या है, आपको सेविंग कराना है, आप सैलून में जाते हैं, पैसा देते हैं और वो आपको सेवा देता है। लेकिन पहले का जो दौर था उसमें विनिमय मुद्रा में न होकर के वस्तुओं में होता था। धीरे धीरे ये चीज़ें वस्तु विनिमय का आधार मुद्रा बना और मुद्रा का जब आधार बना तो मुद्रा अधिक से अधिक कमाने के लिए लोग प्रेरित हुए और इसके लिए भी शहरों की तरफ लोगों ने पलायन किया। तो नगरीकरण की प्रक्रिया जो थी वो काफ़ी तेज गति से बढ़ी। और आप देखेंगे कि एक आज भी अगर आप सर्वे कर लें तो जो बड़े बड़े महानगर हैं, जो बड़े पुराने शहर हैं जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, इन सारे बड़े शहरों में जो मध्यकाल के बड़े सत्ता के केंद्र थे उनमें इस्लाम के अनुयायी बड़े पैमाने पर आपको मिलेंगे। उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा है छोटे शहरों की तुलना में। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इस्लाम के जो ये लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे या इस सिस्टम में जो शामिल लोग थे, उन्होंने नगरों की तरफ पलायन किया। और बड़े पैमाने पर ये उस समय का नगरीकरण का प्रभाव है जो आप आज भी देख रहे हैं बड़े शहरों में। गाँव में नहीं मिलेंगे। कभी सोचा उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है और ये मध्यकाल से चला आ रहा। तुर्कों ने अपने नगरों के द्वार, सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपको सामाजिक रूप में दिखेगा वो क्या दिखेगा कि सभी वर्ग, जाति, धर्म और नस्ल के लोगों के लिए खोल दिए। जो जिस व्यापार को, जो जिस काम को, व्यवसाय को करने में रुचि रखता हो या उसके अंदर योग्यता हो, क्षमता हो, उसके आधार पर उसको उस कार्य को करने का अवसर प्रदान किया गया
ना कि जाति के आधार पर निर्धारित करके कि फला व्यक्ति फला काम करेगा। इसके अंदर जो क्षमता है वह वो काम करेगा। और आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण से क्या होता है कि भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित व्यवसायों को अपनाने की व्यवस्था को चोट पहुंची और अब व्यवसाय का आधार जाति नहीं रहा, कारीगर की कार्य कुशलता उसका आधार बनी। तुर्क शासन ने सामाजिक भेदभावों और उस नागरिक जीवन का आधार वर्ण व्यवस्था को मानना अस्वीकार कर दिया। तुर्कों ने कतई वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया कि वर्ण आधारित जातीय सिस्टम जो था उसके आधार पर जो कार्य आवंटन होता था उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब सेना में कोई भी ऐसा व्यक्ति भर्ती हो सकता था जो स्वस्थ हो, बलवान हो, युद्ध करने में सक्षम हो। कोई भी व्यक्ति शिल्पकारी के काम कर सकता है जो उस काम में जिसकी रुचि हो और सक्षम हो। और आप देखेंगे कि तुर्कों के भारत में प्रवेश ने भारत के संपर्क एशिया और अफ्रीका से पुनः स्थापित किए। और ये जो संबंध थे मुख्य रूप से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत बड़ी संख्या पर आप देखेंगे कि इस अवधि में इस्लामिक प्रदेशों से विद्वान थे, जो संत थे, जो विचारक थे, सूफी संत थे, वो कलाकार, कारीगर भारत आए। और आपको भारत में एक नए समाज के जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें, चाहे वो धार्मिक विचार हो, वेशभूषा हो, साहित्य हो, कला हो, इवन स्थापत्य, आपको नई शैली, इंडो इस्लामिक शैली दिखाई पड़ेगी। तो क्या है? ये सब एक सम्मिश्रण है। ये भारत और इस्लामिक देशों के दोनों के मिक्सचर के परिणाम स्वरूप निकली हुई चीज़ें थी जो अपने नए रूप में सामने आ रही थी। और हिंदुओं की जाति व्यवस्था में अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जाति भेद जो था वो धीरे धीरे, छुआछूत की भावना कम होने लगी। भारत के लोग जाति व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित थे, बड़े पैमाने पर अधिकांश लोग। और वास्तविकता क्या थी कि इसी आधार पर आप देखेंगे कि इन लोगों को अवसर प्राप्त हुआ था यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के लिए। तुर्कों के आगमन से यहाँ पे वेशभूषा, रहन सहन, खान पान की चीज़ें भी परिवर्तित हुई। सांस्कृतिक चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। सामंतशाही के पतन ने भी सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, क्योंकि पूरा का पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर जो था गांव का वो बदल गया। और इस्लाम और हिंदू धर्म को निकट आने का अवसर प्रदान किया और भारत में उस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जिसको इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो विदेशों में रहने वाले बड़े बड़े कारीगर जो थे वो भारत आए और उद्योग एवं व्यापार में उन्होंने अपना योगदान दिया। और इस अवधि का जो विदेशी व्यापार था वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित होने के पश्चात आपसी संघर्षों में व्यय होने वाली जो धनराशि होती थी, जो राजा, राजपूत राजा अपने आपस के युद्धों में नाक का बाल बनाने के लिए जो लड़ते थे, उन पर व्यय होना अब बंद हो गई। छोटे छोटे हितों को लेकर के जो युद्ध होते थे वह अब नहीं दिखाई पड़ेंगे। विदेशों से संपर्क, प्रशासकीय एकता और नगरों का विकास आदि इस दौर में आपको मुख्य रूप से स्पष्टतया दिखाई पड़ेगा। और प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है कि कुशल मुस्लिम कारीगरों के विदेश से भारत आने से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। मुसलमानों की दास प्रथा ने भी, जिसके अंतर्गत दासों को विभिन्न व्यवसायों में लगाकर योग्य बनाया जाता था, उत्पादन में वृद्धि किया और उद्योगों को बढ़ावा दिया। इससे न केवल उद्योगों की उन्नति हुई बल्कि व्यापार की भी उन्नति हुई और नवीन शहरों का निर्माण हुआ। इस परिवर्तित व्यवस्था को उन्होंने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम दिया। कई बार IAS वगैरह में इस तरह के प्रश्न उदाहरण दे करके पूछते हैं। PCS वगैरह में तो नहीं मिलेंगे इस तरह के प्रश्न, सीधे
पॉइंटर रहते हैं, IAS वगैरह में इस तरह के प्रश्न घुमा के पूछते हैं। सामरिक प्रभाव की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि युद्ध केवल एक वर्ण अथवा वर्ग विशेष का एकाधिकार अब नहीं रहा। अब सेना में भर्ती के द्वार सबके लिए खोल दिए गए, चाहे जो व्यक्ति हो वह सेना में जा सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। सामंती पंचमेल सेनाओं की परंपरा अब त्याग दी गई। अब एकीकृत केंद्रीय सेना का संगठन स्थायी और शक्तिशाली सेना के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। शस्त्रों में सुधार दिखाई पड़ेगा। घुड़सवार सेना के संगठन पर अधिक बल दिया गया और पहले की भारी भरकम मंद गति से चलने वाली सेना के स्थान पर सेना की गतिशीलता महत्वपूर्ण है। अब भारतीय युद्ध परंपरा में सेना की मोबिलिटी पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। आज की आधुनिक सेना को अगर आप देखें तो क्या है, आज की आधुनिक सेना में भी सेना की गतिशीलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो टैंक होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो लगातार परिवर्तन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी टैंक की अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की स्पीड है, तो पता चला 4 साल बाद में 60-80 किलोमीटर की स्पीड वाला टैंक आ गया। तो किसी के पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, जितना स्पीड होगी उतना जल्दी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकता है। हल्का होना चाहिए, मूवमेंट तेज होना चाहिए। मध्यकाल में तो घुड़सवार पर आश्रित सेनाओं का बोलबाला था, और ये वो दौर था जिसमें भारी भरकम हाथियों का अब महत्व घटता जा रहा था। मध्यकाल में तुर्कों के बाद में आपको ये परिवर्तन सेना के स्तर पर दिखाई पड़ेगा। घुड़सवार सेना का महत्व उभर करके सामने आ रहा है। वास्तव में ये जो पुनर्गठित सेनाएं थी, जिसमें मोबिलिटी थी, जिसमें गतिशीलता थी, यही आगे चल करके मंगोल आक्रमण को रोकने में विफल हुई। क्योंकि आगे जो आने वाला समय था, जो दौर था, आप अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो एक के बाद एक कई मंगोल आक्रमण थे और उनकी विशालता बहुत अधिक थी। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें तुर्क विजय का प्रभाव पड़ा, वो क्या था? वो था प्रशासकीय भाषा। भाषा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तुर्कों के आगमन के पहले हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती थी। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे, और उनकी जो भाषाएं थी वो अलग अलग होती थी। अब क्या हुआ? अब एक रूपता दिखाई पड़ेगी। भाषा की एक रूपता आपको कम से कम शासकीय भाषा में तो जरूर दिखाई पड़ेगी। शासकीय भाषा में कौन सी भाषा स्थान ले रही है? फारसी। फारसी जो थी वो सरकारी कामकाज की भाषा बन करके सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र विशेष में, बल्कि ये पूरे के पूरे इस्लामिक जो साम्राज्य था, जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, उसमें आपको ये पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। सरकारी राजकाज की भाषा फारसी ही रहेगी, लोकल बोलचाल की भाषा भले कुछ और हो। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे नियम कानून लोगों को जानने समझने सब चीज़ों में सुविधा हुई। और दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे, सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपको, वो स्थापत्य के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर न चाहते हुए भी एक ऐसी शैली बन करके आई सामने स्थापत्य के क्षेत्र में कि वो न तो विशुद्ध रूप से भारतीय रह गई
और ना ही विशुद्ध रूप से वो इस्लामिक शैली के रूप में रही। कारीगर उनके अधिकांशतः इस्लामिक थे, इस्लामिक देशों से आए थे, लेकिन जो मटेरियल था वो अधिकांशतः लोकल स्तर का था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आरंभिक जो इमारतें हैं उनको आप देखिए तो पाएंगे अधिकांशतः जो है किसी न किसी उसको तोड़ करके बनाया गया है। कुब्बतुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, वहाँ क्या था पहले? संस्कृत विद्यालय था, और संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके मंदिर टाइप की इमारत थी, उसके पिलर इस्तेमाल किए गए हैं उसमें। वो बनी तो मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, लेकिन उस 2.5 दिन के झोपड़ा को देखने पर आप स्पष्ट रूप से उसको देखेंगे तो उसमें मंदिर स्थापत्य की शैली आपको दिखाई पड़ेगी। उसके पिलर आप देखेंगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय स्थापत्य कला की शैली है। तो इस प्रकार से एक ऐसी नवीन शैली का विकास हुआ। आगे चल करके उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती चली गई, और आप देखेंगे कि मुगल काल में बहुत सारी इमारतें ऐसी बनी जो आज भी यादगार इमारतें हैं। ताजमहल उनमें से एक है, हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल है, बहुत सारी इमारतें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो एक परिष्कृत रूप में सामने आकर के भारतीय स्थापत्य की एक अलग पहचान बनाती है पूरे विश्व में। ये तो रहे सामान्य परिवर्तन जो आपको दिखाई पड़े, जिसमें नकारात्मकता तो बहुत नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर आपको नकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। और नकारात्मक परिवर्तन में आप क्या देखेंगे कि तुर्कों के आगमन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो स्त्रियों की व्यवस्था प्रभावित हुई। महिला भारत की परंपरा में पहले से ही कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, प्राचीन काल से ही चला रहा था, लेकिन ये केवल कहने की बात थी। वास्तविकता ये थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा आज भी नहीं मिल पाया है, अभी भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। लेकिन मध्यकाल की जो स्थिति थी वो एकदम प्रतिकूल थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें भी गिरावट आपको स्पष्टता दिखाई पड़ी, और उसके कारण थे ये जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदला, इस बदले परिदृश्य के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा क्यों लागू हुआ? पर्दा प्रथा लागू होने के बीच का जो कारण था वो ये था कि उस समय कोई राज्य में विधि का शासन नहीं होता था, तलवार का ही शासन होता था, और स्त्री को उपभोग की वस्तु माना गया था। कि इसलिए पर्दे में रखा जाता था कि महिलाओं को कोई देख न ले, कोई बलपूर्वक उठा न ले जाए, इसलिए उनको पर्दे में रखा जाता था। अरब देशों में ये परंपरा पहले से चली आ रही थी, तुर्कों के यहाँ भी थी। तो तुर्कों के आगमन के बाद में भारतीयों ने इसका और तेजी से अनुकरण किया। दोनों कारण थे, एक तो अनुकरण वाला था, दूसरा ये था कि उनसे सुरक्षा के लिए किसी की नजर न पड़े। बाल विवाह, बाल विवाह भी इसी का एक कारण है कि बच्ची का छोटी अवस्था में ही शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। शिशु हत्या, जौहर प्रथा, सती प्रथा। जौहर प्रथा समझ रहे हैं? जौहर का मतलब ये होता था कि जब कोई राजपूत ये जान लेता था कि उसकी पराजय निकट है, तो उसके यहाँ की जो उसके राजमहल की, उसके घराने की जो स्त्रियाँ होती थी वे सामूहिक रूप से आग में जल जाती थी, जिंदा आग में कूद जाती थी। सोचिए कितना विभत्स दृश्य होगा, खाली सोच कर लीजिए। इसलिए कि उनका मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पराजय के बाद में जो स्थिति होती थी वो बहुत खराब स्थिति होती थी,
उससे बचने के लिए वो लोग जौहर प्रथा को अपनाते थे। सती प्रथा इसी तरह से बढ़ते चली आई कि पति के मर जाने के बाद बाल विवाह शुरू हुआ। बाल विवाह का ही विभत्स रूप जो था वो सती प्रथा के रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि बचपन में शादी हो जा रही थी। और शादी किससे हो रही थी? अधेड़ से। लड़की की उम्र है 7 साल, लड़के की उम्र है 40 साल। जाहिर सी बात है कि ये लड़की होगी 20 साल की तो बहू चल बसेंगे। तो ये जो स्थिति थी, सती प्रथा आप देखेंगे कितने लंबे समय तक चलती रही। हालांकि बीच में अकबर जैसे कुछ प्रबुद्ध शासकों ने इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन मूलतः जाकर के ये ब्रिटिश काल में विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में ये नियम 17वें के द्वारा ये समाप्त की गई। एक व्यवस्था बना करके इसको अवैध घोषित किया गया। स्त्री शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव आपको पड़ा, ये भी एक नकारात्मक पहलू था कि जाहिर सी बात है कि अब स्त्रियों के अन्य कार्यों की अपेक्षा उनकी शिक्षा आदि पर महत्वपूर्ण ध्यान नहीं देना है। उसको जल्दी से जल्दी शादी करके उसको विदा कर देना है, पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। और एक अन्य नेगेटिव एस्पेक्ट था कि मध्यकाल में आपको दिखाई पड़ेगा कि दास प्रथा बड़े पैमाने पर विकसित हुई और कमोबेश ये आपको पूरे मध्यकाल में दिखाई पड़ेगी। ये आधुनिक काल में ये भी जा कर के नियम बना करके दास प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है। तो प्रभाव की जब बात करेंगे तो इसके मिले जुले प्रभाव आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक, कुछ सकारात्मक प्रभाव थे तो कुछ नकारात्मक थे। नकारात्मक और सकारात्मक जो है ये दोनों प्रभाव देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ इसने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जात पात छुआछूत ये सब चीज़ें दूर हुई, समाज एकीकृत हुआ। वहीं पर इसने महिलाओं के विशेष संदर्भ में इसने बहुत ही नकारात्मक काम किया, समाज को काफ़ी पीछे धकेल दिया। ठीक, 5 मिनट समय है, एक और चीज़ बताते हैं आपको, क्योंकि आगे मध्यकालीन इतिहास का आधार है। इस्लामिक संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभु शासक कौन है? इस्लामिक संप्रभुता का सिद्धांत आप में से अधिकांश लोग नहीं परिचित होंगे, और ये बेस है मध्यकाल को समझने के लिए। शासक कौन शासक संप्रभु होगा, इसके कुछ इस्लामिक सिद्धांत थे, थ्योरी थी। वास्तविक रूप से तो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसमें आपको अलग दिखाई पड़ेगी। जो आपको वैधानिक है वो अलग है और वास्तविक चीज़ें अलग हैं। वास्तविक रूप में तो आप क्या देखेंगे? कानून का नियंत्रण हो, विधि की व्यवस्था हो, भू राजस्व को शासक लगाए और वसूले, और तीसरा था बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे राज्य की। लेकिन जो इस्लामिक संप्रभुता का सिद्धांत है वो किसको शासक मान रहा है, ये प्रश्न है। जो इसको पूरा करेगा इस्लामिक नियमानुसार वही शासक कहलाएगा। 5 चीज़ें हैं, याद कर लीजिए।
नहीं दिख रहा है नीचे? अच्छा चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है। दिखाई पड़ रहा है नीचे? ये 5 चीजें हैं जो आपको प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक है। इस्लामिक आधार पर यदि कोई शासक है तो उसको इन 5 चीजों को पूरा करना होगा, संप्रभु शासक तभी माना जाएगा। इन 5 में से कई ऐसी चीजें होंगी जिनको आप नहीं समझ रहे होंगे, बता रहे हैं। एक एक करके मैं 5 बता दे रहा हूँ। सिक्का, एक संप्रभु शासक के लिए आवश्यक था कि वो अपने नाम का सिक्का जारी करे। ये उसका एक विशेषाधिकार होता था कि यदि राजा स्वतंत्र है, संप्रभु है, तो वो अपने सिक्के चलाएगा। सिक्के के आधार पर आप जब साक्ष्य पढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, तो सिक्का भी एक उसका स्रोत होता है, उसके शासन के बारे में जानने का एक प्रमाणिक स्रोत माना गया। ठीक। दूसरा है खुतबा। खुतबा का शाब्दिक अर्थ तो होता है प्रार्थना। बेसिकली क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति शासक बनता था तो जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार के दिन शाही मस्जिद से जो नमाज पढ़ी जाती थी, उस नमाज के साथ में उस शासक का नाम भी पढ़ा जाता था। यानी कि उस शासक के लिए भी प्रार्थना की जाती थी। ये एक सांकेतिक मतलब है इसका। ये सारी चीज़ें हैं सांकेतिक ही, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता था। दासता से मुक्ति, कोई भी व्यक्ति दास जो होगा वो शासक, संप्रभु शासक नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि यद्यपि दिल्ली सल्तनत की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी तथा उसका वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश ही था, विवेचना कीजिए। इन्हीं 5 चीज़ों के आधार पर विवेचना करना रहता है उसमें। अभी बता रहे हैं, पहले यहाँ पे दासता से मुक्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो गुलाम है, दास है, वो शासक नहीं बन सकता है। शासक बनने से पहले उसको दासता से मुक्त होना आवश्यक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दासता से मुक्त नहीं किया था। आप देखेंगे 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सत्ता लाहौर की संभालता है ऐबक के सिपहसालार के तौर पर, तो वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। वह अपने आप को मलिक और सिपहसालार कहलाता है। और आप देखेंगे कि 1208 में जब गोरी के उत्तराधिकारी महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया, तब जाकर के वो दिल्ली का वास्तविक संप्रभु सुल्तान के लिए होता। लेकिन तब फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको पूरा नहीं करता था। इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक, अगर पूछा जाए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, दिल्ली का पहला वास्तविक सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। बैयत, बैयत क्या है? बैयत जो है वो एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, जो अफसरशाही होती थी, जो अमीर होते थे सुल्तान के, वह उस व्यक्ति के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, उसको बैयत कहा जाता था। तो अमीरों की सुल्तान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की जो प्रक्रिया थी, ये उसको बैयत कहा गया। यानी सारे अमीर जिसके प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं वो संप्रभु सुल्तान होना चाहिए। और नेक्स्ट है खलीफा का मान्यता पत्र। खलीफा उस समय इस्लामिक जगत में सर्वश्रेष्ठ माना गया था।
एक प्रकार से इस्लामिक सर्वोच्चता की स्थिति उसको प्राप्त थी। खलीफा सांकेतिक तौर पर ही मान्यता देता था, लेकिन उसका मतलब होता था कि वो इस्लामिक जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। खलीफा ऐसा नहीं था कि किसी को राज्य से हटा नहीं पाता था, किसी को हटा दे तो तुम इसकी जगह किसी दूसरे को बना दो या किसी तीसरे को बना दो। खलीफा का सीधे सत्ता में हस्तक्षेप नहीं रहता था, वो राजस्व का भी कोई लेना देना नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं होता था। लेकिन सांकेतिक मतलब ये रहता था कि उसको जो है धर्म के मामले में इस्लाम का प्रतिनिधि माना जाता था। तो ये पांचों चीज़ें जिसके पास रहेंगी वो आप देखेंगे संप्रभु सुल्तान कहलाता था। इल्तुतमिश के समय में खलीफा अल मुस्तशीर बिन बिल्लाह का प्रतिनिधि दिल्ली आया और बड़े भव्य कार्यक्रम के बीच में उसने सुल्तान को खलीफा का मान्यता पत्र प्रदान किया था। ये घटना है 1229 की, 1229 खलीफा अल मुस्तशीर बिन बिल्लाह मिस्र। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट पे होगी, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक, शुरुआत है आप लोगों की और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो सिविल सेवा के लिए देखने में आकर्षण जितना अच्छा आपको दिख रहा है, मेहनत उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। पुराने जब हम तो एक लाइन कहेंगे, पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, आज की डेट में यही तपस्या है जो आप लोग कर रहे हैं। मेहनत करिए, बिना मेहनत के संभव नहीं है। चलिए ठीक है। Oh.